Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed and completed the chapter of controlling. Any doubt up to there, anyone? No. Okay. So now we begin with the next chapter, that is financial management. What is management? We all know management is planning, organizing, directing, and controlling. बीच में एक फंक्शन मैंने नहीं बोला, स्टाफिंग, क्योंकि जब हम ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्टाफिंग इज आल्सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट की बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो स्टाफिंग अलग से उसमें नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑफ फंड्स, ऑफ मनी, ठीक है? So financial management is basically managing the financial resources, that is managing the funds of the organization. And we know finance is required to carry out all the business activities. Raw material खरीदने के लिए भी funds चाहिए, money, we need money. To carry on the production process, machinery is required, उसको खरीदने के लिए भी funds चाहिए, बिल्डिंग के लिए भी फंड्स चाहिए, ठीक है? एम्प्लॉइज को सैलरी पे करने के लिए भी फंड्स चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी फंड्स चाहिए. सो वी रिक्वायर फाइनेंस इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. So finance is called the lifeblood of business because it is required to arrange all other resources in the enterprise. Many enterprises often fail because of lack of efficient management of funds. अगर आपको फंड्स को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता है तो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास कितने भी फंड्स हो, कितने भी आप रिच हो, कुछ ही टाइम में आप रिचेस से रैग्स पे आ सकते हो, ठीक है? और एंड वाइस वर्सा, अगर आपको अच्छे से बिजनेस को मैनेज करना आता है, अच्छे से फंड्स को, फाइनेंस को मैनेज करना आता है, तो स्लोली ग्रेजुअली यू कैन टर्न फ्रॉम रैग्स टू रिचेस ऑल्सो. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके. अपने एरिया में एक आपने देखा होगा, BTW, बिट्टू टिक्की वाला. A few years back he used to make टिक्की and sell it on a cart. एक रेडी लगाता था टिक्की की रानीबाग में, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़े अच्छे से मैनेज करते हुए, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते हुए, टुडे ही हैज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय द नेम ऑफ BTW, जिसकी करोड़्स में टर्नओवर है और थ्रू आउट इंडिया उसकी ब्रांचेस हैं. Another example is पतंजलि. बाबा रामदेव ने एक किराए की साइकिल से अपना काम शुरू किया था. च्यवनप्राश उस पे रख के, वो 20-30 kgs का च्यवनप्राश रख के उसमें साइकिल पे, और वो बेचते थे. एंड धीरे धीरे साथ साथ वो योगा सिखाते थे. तो योगा सिखाते सिखाते साथ साथ अपना प्रोडक्ट्स की सेल, मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिन की, एंड करते करते टुडे पतंजलि वी ऑल नो इज अ $1 billion और बिलियंस ऑफ रुपीज टर्नओवर कंपनी. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया, मोस्ट डाइवर्सिफाइड. तो ये एग्जांपल्स हैं कैसे अगर फंड्स को और बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया जाए, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनकी अर्निंग कम होने पे भी वो कुछ कुछ सेविंग करते रहते हैं एवरी मंथ, तो उस सेविंग से उनके पास इतनी वेल्थ इकट्ठी हो जाती है धीरे धीरे, तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. सो दे एक्वायर सो मच ऑफ वेल्थ कि कभी भी जरूरत पड़ने पे उनके पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं. एंड
On the other hand, there are other type of people who have very good income, लेकिन वो खर्चा इतना ज्यादा करते हैं, सेविंग्स कुछ करते नहीं है, खर्चे इनकम से भी ज्यादा करते हैं, तो इसलिए सेविंग्स एक तो उनकी कुछ नहीं होती, दूसरा लोन इतने ले रखे होते हैं। और अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड आया था, इसमें बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आई, ऐसे लोगों को जिनके पास पहले से सेविंग्स की हुई थी, अच्छी खासी वेल्थ थी, तो उनके बिजनेस अगर कुछ टाइम तक शटडाउन भी रहे, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी सेविंग्स थी, उसमें से उनके खर्चे मैनेज होते रहे। लेकिन जो लोग इनकम बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी कुछ सेविंग नहीं करते थे, प्लस लोन ले रखे थे, खर्चे इतने ज्यादा थे, बहुत सारी चीजें लोन पे ले रखी थी, तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ गए कि अब इनकम एकदम से बंद हो गई है, खर्चे कैसे करें, प्लस जो लोन्स की ईएमआई है वो कैसे पे करें। तो ये फर्क होता है एक वाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट में। सो बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, you all should be very wise money wise। आप में ये समझ होनी चाहिए कि अपनी इनकम का, पहले वॉरेन बुफे इज अ वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनकी एक कोटेशन है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो पहले अपनी इनकम में से अराउंड 20% एटलीस्ट आप सेविंग के लिए रिजर्व कर लो, उसके बाद जो बचता है उसमें से पहले अपनी नीड्स पे खर्चा करो, नीड्स के बाद थोड़ा सा जो बचता है उसमें से थोड़ा सा और अपनी वांट्स और डिजायर्स पे आप खर्च कर सकते हो, लेकिन उस पे जितना कम करो उतना बेटर है, क्योंकि उतना अमाउंट फिर आप सेविंग में और डाल सकते हो, जिससे आपकी वेल्थ एनहांस होगी, वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, सो फाइनेंस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नोटिस किया होगा कई बार बड़े बड़े शोरूम खुलते हैं मार्केट में और कुछ टाइम बाद बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं, बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज के एग्जांपल्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन ने जब बिजनेस को टेक ओवर किया तो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए और बिजनेस को बिल्कुल बंद करने की उस पे कगार पे ले आए। सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग क्यों नहीं कह रहे हम? क्योंकि स्टाफिंग अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट? दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी? रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब एक साल से ज्यादा टाइम के लिए जो फंड्स हमें चाहिए होते हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, कहां से प्रोक्योर करना है, शेयर से, डिबेंचर से, लोन से, कहां से हमने अरेंज करना है, एंड यूटिलाइजेशन, फिर उन्हें यूज कैसे करना है, कितना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच वी रिक्वायर अप टू 1 year पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें कहां से कैसे अरेंज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इन सब एक्टिविटीज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सम ऑफ यू मे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, to which I will respond, not at all. Profit maximization should never be the objective of any organization. Why am I saying this? Because when we say profit maximization मतलब maximum profit, तो उसमें एक लालच आ गया, ग्रीड आ गई, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लालच में फिर क्या हो सकता है कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो एम्प्लॉइज को सैलरी कम दें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉइट करें। हो सकता है वो कस्टमर्स से ज्यादा प्राइस चार्ज करें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए,
अगेन दैट इज रॉन्ग। हो सकता है वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हाई प्राइस पे बेचें टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अगेन दैट इज रॉन्ग। इस तरह की फर्म्स या कंपनीज जो गलत तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं, शॉर्ट रन में हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, लॉन्ग रन में दे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल, उनको सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो अच्छे एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकेंगे। दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन एज सुन एज दे गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर। अगर आप कस्टमर्स को चीट कर रहे हो, sooner or later they will realize that they are being cheated and they will stop buying your products. तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वेल्थ? इन केस ऑफ अ कंपनी, सपोज यू आर रनिंग अ कंपनी, दैट मीन्स यू आर अ शेयर होल्डर। तो आपकी वेल्थ क्या है? आपके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, उस कंपनी में आपके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज योर वेल्थ। सो द मेन ऑब्जेक्टिव of financial management should be wealth maximization, means increasing the market value of the company's shares. कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब कंपनी रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, मैक्सिमम नहीं, रीजनेबल प्रॉफिट, प्लस व्हेन इट विल बी delivering high quality products to the customers at reasonable prices, when it will be treating its employees well, जब उसकी रेप्यूटेशन भी अच्छी होगी और उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे, प्राइस भी रीजनेबल होगा, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है, सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Shareholders' wealth is equal to number of shares held into market price per share. Suppose a shareholder owns 50 shares and the price of each share is 100. तो उसकी shares की wealth कितनी हो गई? 5,000 rupees. अगर इन्हीं shares का price बढ़कर 150 rupees हो जाता है, कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, अच्छी रेप्यूटेशन की वजह से, तो वैल्यू हो जाएगी 7,500, मींस शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट इज टू एंश्योर अ फेयर रिटर्न टू द ओनर्स। जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स ने, they should get a reasonable return on their investment. ऐसा नहीं हो कि उन्हें रिटर्न ही ना मिले या बहुत कम रिटर्न मिले। तो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उन्हें एक रीजनेबल रिटर्न मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू बिल्ड अप रिजर्व्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फर्म की, कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए कुछ रिजर्व्स भी, एज आई वाज सेइंग, सेविंग्स, तो सेविंग्स करके रिजर्व्स बनाए जाते हैं। अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा, रिजर्व्स आर मेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो उन रिजर्व्स का अमाउंट फिर यूज होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है रिजर्व्स क्रिएट होने। पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिजर्व, रिटेन्ड बाय द कंपनी। क्लियर? Okay, so next objective is maximize operational efficiency. Operational efficiency कैसे maximize होगी? By efficient utilization of funds. By efficient utilization of funds. अगर हम funds को properly use करेंगे, efficient utilization मतलब wastage ना हो,
कहीं पर unnecessary spending ना हो. So there will be maximum operational efficiency in that case. Next is to maintain financial control in the organization. Control मतलब things should remain within acceptable limits. Acceptable limits में कब रहेंगी चीजें? जब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे पहले से कि हमें इस एरिया में इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इस एरिया में इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है. तो जब हम बजट वगैरह बना के चलते हैं एडवांस में, उसके थ्रू we are able to maintain financial control in the organization. The next point is to avoid excess as well as shortage of funds. Shortage of funds तो चलो समझ में आता है, नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? कि ऐसा ना हो कभी फंड्स की शॉर्टेज की वजह से काम रुक जाए. आपके पास रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फंड्स नहीं है और प्रोडक्शन प्रोसेस सारी रुक गई, या मशीनरी को रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए पैसे नहीं है तो काम रुक गया, और यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे सैलरीज टू द एम्प्लॉइज सो दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग. तो इसलिए शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होनी चाहिए. अगर हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होगी. एक्सेस ऑफ फंड्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्सेस है फंड्स तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है वो तो. एक्सेस फंड्स में प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आपके पास फंड्स जितने आपको रिक्वायर्ड है बिजनेस में, उससे बहुत ज्यादा फंड्स रखे हुए हैं तो वो वेस्ट जा रहे हैं. यू कैन इन्वेस्ट दोज फंड्स समवेयर एंड अर्न अ रिटर्न. आपको अगर कैश और बैंक बैलेंस में आपके पास बहुत रुपए रखे हैं, लेट अस से 10 लाख रुपीस रखे हैं, जबकि आपके ऑन एन एवरेज मंथली कैश और बैंक से स्पेंड होते हैं 1-2 लाख, तो एक्स्ट्रा जो 7-8 लाख रुपए रखे हैं यू कैन इन्वेस्ट देम समवेयर. बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट भी करवा देंगे उस पर भी कुछ इंटरेस्ट आएगा. ठीक है. सो excess of funds is also bad because excess funds means they are lying waste, they are lying idle. They should be invested somewhere so that we get a return on them also. So that is why both excess and shortage of funds is bad, and proper financial management ensures that neither there is excess of funds nor is there any shortage of funds. Next heading is role or importance of financial management. किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए उसकी एब्सेंस को विजुअलाइज करना चाहिए. तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं की जाएगी तो क्या होगा? अगर आप ये सोचोगे देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अच्छा, बुक में ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दिए हुए हैं आपके बैलेंस शीट और इनकम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप डिसाइड करोगे कौन से फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, कौन से फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदने हैं. ठीक है. तो आपके फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होंगे, कितने कितने अमाउंट के होंगे, वो डिपेंड करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे. फिर क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप. आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, उधार पे बेचते हो या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा डेटर्स होंगे या नहीं, बिल्स रिसीवेबल होंगे या नहीं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना स्टॉक आप रखते हो, ज्यादा या कम, उससे आपका स्टॉक इफेक्ट होगा. सो करंट एसेट्स की क्वांटिटी भी इफेक्ट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. देन अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. अब ये लायबिलिटीज साइड पे आ गए. लोन, शेयर्स, डिबेंचर्स. आपने क्या डिसाइड किया,
how much amount of funds you will arrange from shares, how much amount of funds you will arrange from issuing debentures, how much you will take a loan, long term loan, short term loan. इस सब से आपके ये liabilities decide होंगी, long term and short term financing decide होगी. ठीक है. Next is breakup of fixed capital into debt and equity. Debt किसे कहते हैं? Borrowings को, borrowed capital. और इक्विटी किसे कहते हैं? ओनर्स फंड्स को. तो शेयर कैपिटल कंपनी की इक्विटी होती है, रिजर्व एंड सरप्लस भी उसी का पार्ट होते हैं, और डिबेंचर्स या लोन डेट का पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स. तो कितनी इक्विटी होगी, कितनी डेट होगी, ये डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कि आपने क्या डिसाइड किया, कहां से कितने फंड्स अरेंज करने हैं. ठीक है. देन अमाउंट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके अमाउंट्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस से. आपने अगर लोन ज्यादा लिया हुआ है या डिबेंचर ज्यादा इश्यू किए हुए हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे होगे. अगर लोन कम लिया हुआ है या डिबेंचर्स कम इश्यू किए हुए हैं तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस. सो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंपोनेंट्स पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का इंपैक्ट होता है. क्लियर? नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टू मेजर decision areas. One is financial planning, other is financial decisions. I repeat, financial management के दो main component हैं. One is financial planning and the other is financial decisions. Planning हम सब जानते हैं क्या होती है. Thinking and deciding in advance what is to be done, how it is to be done in future. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हुई? इट इज कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप होता था ना सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. फाइनेंशियल पॉलिसीज, हम उधार देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा, डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे किसी कस्टमर को, अगर देंगे तो कितना देंगे, किस क्राइटेरिया पे देंगे. ऑल दीज आर फाइनेंशियल पॉलिसीज. डिस्काउंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी. प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कौन से प्रोसीजर? फाइनेंशियल प्रोसीजर्स. लेइंग डाउन द गाइडलाइंस फॉर प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स. मतलब फंड्स को जब भी हमें फंड्स की जरूरत होगी तो वो हम कहां से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, what will be the criteria of deciding from where we have to procure the funds. Similarly, how we will use the funds and how we will utilize the profit that is earned. How much of it we will keep as reserves, how much we will disburse among the shareholders. इस सब का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब एडवांस में डिसाइड करना, दिस कम्स अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग. ये हो गई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. देन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रिपरेशन ऑफ बजट्स. एवरी ईयर अ मंथ वाइज बजट इज प्रिपेयर्ड जनरली फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर. जैसे गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है जिसमें गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, एस्टिमेट करती है कि कहां से कितना रेवेन्यू उनके पास आएगा नेक्स्ट ईयर and where all will they spend that amount. Similarly, the companies make their budgets कि monthly, April, May, in the month of April, in the month of May, in the month of June and so on. How much revenue are they expecting from sales and any other sources? And how exactly do they plan to spend that revenue in each month?
that the funds in each month. So that is called budget. So financial planning involves determining the amount of capital required, designing the capital structure, formulating the financial policies related to borrowing, lending, cash control, and other areas of financial management. So financial planning has two main objectives. अभी हमने कहा था ना शॉर्टेज हो ना एक्सेस हो, तो उसी से रिलेटेड दो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या हैं? फर्स्ट, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स, मतलब शॉर्टेज ना हो। हम पहले से जब एस्टिमेट करके चलेंगे किस मंथ में हमें कितने खर्चे की जरूरत है, कितने अमाउंट की जरूरत है, तो जब भी हमें लगेगा शॉर्टेज होने वाली है, हम पहले से पैसों को अरेंज करके रखेंगे टाइमली, सो दैट at every moment of time we have sufficient funds to manage our business operations, so that our business operations do not halt because of shortage of funds. And second is to avoid unnecessary excess of funds. Unnecessary excess भी नहीं होनी चाहिए फंड्स की, क्योंकि excess में funds रखे हैं तो we just discussed, or rather I just told that those funds are lying idle, means that is wastage of funds. तो अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा किस मंथ में हमारे पास फंड्स एक्सेस होने वाले हैं, तो पहले से ही हम उन फंड्स को कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे और उन पर कुछ रिटर्न भी अर्न करेंगे। क्लियर? We'll stop here for today. If any doubts, you can ask now. Yes, Devesh. सर आपने कहा कि हम लोग अरेंज करेंगे फंड्स, तो अगर हमारे पास हमें जरूरत हुई तो सर अगर हम नहीं कर पाए तो उस केस में क्या करेंगे? वो तो सारा प्लानिंग जो हमने किया है वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो प्लानिंग इसीलिए तो करनी है। ये कब होगा? अगर हमने प्लानिंग नहीं की होगी तो ऐसा हो सकता है कि अचानक फंड्स की जरूरत पड़ गई और हमारे पास हमें रियलाइज हुआ कि फंड्स तो कम है, तो हमारा काम रुक जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही इसलिए है कि पहले से हम एस्टिमेट करके चलें कि सारी डिटेल सोच के कि कब हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है हर मंथ, एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्चा करना है, बाकी कितने खर्चे करने हैं, so that in advance we know how much funds will be required and we have sufficient time to arrange those funds in advance before that need arises. बट अगर कोई सर्कमस्टेंस ऐसा बना कि हम नहीं कर पाए तो फिर जो लॉस होगा उसको बेयर कौन करेगा? प्लानिंग के बावजूद भी नहीं कर पाए तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो इमीडिएट कुछ भी अरेंजमेंट कैसे भी करो, बेशक हायर इंटरेस्ट रेट पे कहीं से बोरो करो, एक जिस इंटरेस्ट रेट पे आप प्लान कर रहे थे उस पे नहीं मिल पा रहा तो हायर इंटरेस्ट रेट पे बोरो करो, ठीक है, या खुद और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में तो करो। अगर नहीं कर सकते then you will have no other option but to stop the business activities in the absence of funds and that may result in losses. Okay sir. Any other doubt anyone? No? Okay, thank you.